हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज जो है वो हम क्लास 7 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो है वो 7 शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, यानी कि जंतुओं और पादप में परिवहन। तो जंतु और जो पादप में है यानी कि प्लांट्स और एनिमल में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, मानव की, तो उसमें जो है वो रक्त होता है, तो रक्त जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, हम इस चैप्टर में है जो है उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानव यानी कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो है रक्त का जो परिवहन होता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए उसके बॉडी में जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र होता है। एंड इसी के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जो है वो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड यानी कि रक्त स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि जब हम ब्लड का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। और सवाल यहां से पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, तो वो हिमेटोलॉजी होता है। अच्छा, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। ब्लड तो इट इज अ फ्लूइड, यानी कि एक तरल पदार्थ है जो बहता है। कहां पे मतलब बहता है, तो फ्लो करता है रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल में। तो याद रख लेंगे कि ब्लड क्या है। ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है जो रक्त की वाहिनियों में यानी कि ब्लड वेसल्स में बहता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड किस चीज से बना हुआ होता है, तो अभी हम लोग ने समझ लिया कि वो पदार्थ तरल पदार्थ से बना हुआ होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड में प्लाज्मा होता है। अच्छा, इस प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में भी अलग अलग तरीके का कोशिका होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। तो इसमें जो है वो अभी हमें 3 सेल के बारे में पढ़ना है, उसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो बताया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में, सबसे पहला आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल क्या है उसे समझते हैं कि एक लाल रक्त कोशिका है जिसके अंदर जो है वो रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, रेड पिगमेंट यानी कि जिसे हम लाल वर्णक कहते हैं। और इसी रेड जो पिगमेंट है, इसी के कारण जो है रेड पिगमेंट जो है वो किसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन को कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के वजह से ही जो है वो हमारे रक्त का जो कलर जो है हमारे ब्लड का वो लाल कलर होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। और मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवा लेगा और फिर वो रक्त वाहिनी के थ्रू जो है वो जहां पर भी जाएगा वहां पर ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, फिर ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसफ्यूजन होता है। तो ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि और जितने भी कोशिका है वहां तक लेके जाने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन का होता है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ही लेकर जाता है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर डाउन हो जाता है, तो एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वो किसी भी कोशिका को जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रदान नहीं होगा, वही यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है। तो हमने आरबीसी के बारे में समझ लिया, एक छोटा सा ओवरव्यू है ये आरबीसी के बारे में। और इसका जो है इसके ऊपर जो है वो और डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन अभी ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, इसमें इतना ही डेटा अभी के लिए सफिशिएंट है। इसमें जब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि आरबीसी में जो है वो कितने नंबर्स यानी कि इसकी कितनी क्वांटिटीज होती है बॉडी में, और फिर इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उसे भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड चलते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका WBC, तो ये भी जो है वो हमारे प्लाज्मा का ही पार्ट है। और व्हाइट ब्लड सेल जो क्या करता है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में जो एंटर करते हैं उसको जो है वो नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो रोगाणु यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया है उसे जो है वो नष्ट करने का काम करता है जब वो हमारे बॉडी में जो है वो परिवेश करते हैं। और थर्ड जो है वो प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु। तो प्लेटलेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि कभी हमें जहां पर चोट लग जाता है या कट जाता है तो वहां से जो रक्त जो बहता है, तो प्लेटलेट्स से ही जो है वो वहां पर जो है वो खून का जो है वो थक्का, रक्त का जो है वो थक्का जमा होता है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही डेटा इसमें सफिशिएंट है कि आरबीसी हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट्स की कमी भी होती है तो उससे क्या रोग होता है वो भी हम इस अगले आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं कि अब हम ब्लड वेसल के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हमारे बॉडी में जो है वो कितने तरीके के ब्लड वेसल है। तो रक्त वाहिनी जो है वो 2 टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो उसे हम आर्टरीज यानी कि धमनी कहते हैं, और दूसरा जो है वो वेन यानी कि जिसे हम शिरा कहते हैं। अब आर्टरी और शिरा में जो है वो क्या अंतर है, यानी कि आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंसेस है उसे हम समझते हैं। तो देखिए,
आर्टरीज क्या है कि कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये फॉर एग्जांपल मान लिया कि हार्ट है, तो आर्टरीज का क्या काम है कि वो ऑक्सीजन कैरी करवाएगा हार्ट से थ्रू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी में अलग अलग जो अंग होंगे, हृदय से लेकर उस अंग तक के खून का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा, वो आर्टरी यानी कि धमनी करवाता है। ठीक है, रक्त परिवहन तेजी और अधिक दबाव पर होता है, क्योंकि यहां से ब्लड पंप होता है तो उसे जो है वो सारे ऑर्गन्स तक, यानी कि जितने अंग है बॉडी में वहां तक उसे पहुंचाना होता है। तो यहां पर जो प्रेशर जो है वो पंपिंग प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी के वजह से याद रख लेंगे कि जो हमारी धमनी होती है उसकी दीवार जो, यानी कि उसका जो इनर लाइनिंग होता है उसके वॉल का, वो मोटा होता है और इलास्टिक होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आर्टरीज में जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि इसे जो है वो सारे जितने भी हमारे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी के पास जो है वो इसे रक्त को जो है वो भेजना होता है। वहीं अगर हम वेन यानी कि शिरा की बात करते हैं तो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब यहां से जैसे ऑक्सीजन आया ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि अंग के पास आ गया, अब यहां पर जो इस गैस का जो है वो एक्सचेंज होगा और फिर यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे जो है वो हार्ट तक लेकर जाता है। ठीक है, शिरा में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी हो गया, यानी कि ये जो ऑर्गन्स हो गए, यहां से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, तो वेन में जो है वो वाल्व लगे हुए होते हैं जो ब्लड का जो है वो बैकफ्लो होने से रोकते हैं, यानी कि वो वापस से जो है वो इस तरीके से बैकफ्लो नहीं हो सकता है। तो यही डिफरेंसेस है आर्टरीज और वेन में। आर्टरीज जो है वो मोटी होती है क्योंकि इस पे जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है। वेन की अगर बात करते हैं तो इसमें वाल्व लगे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारे बॉडी के अंग से जो है वो हृदय तक जाता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इसका देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास लंग्स यानी कि हमारा फेफड़ा है। ठीक है, अच्छा ये लंग्स से जो है वो देखिए एक साइड से जो है फुसफुस सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन। अब हम बात करते हैं आर्टरीज और पल्मोनरी वेन में हम समझते हैं कि आर्टरीज जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन यानी कि फुसफुस सिरा में भी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे अपोजिट में बात करते हैं, वेन यानी कि शिरा में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फुसफुस धमनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहां पर देखेंगे तो धमनी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन वही अगर हम इस साइड देखेंगे तो फुसफुस धमनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसे याद रख लेंगे। यहां से क्या होगा कि फेफड़े से जो है वो फुसफुस से शिरा जो है वो ऑक्सीजन को हृदय में लेकर आएगा और उसके बाद जो हमारा हार्ट है वो धमनी के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो बाकी पार्ट में, बाकी जो ऑल अंग है उसमें जो लेकर जाता है। और आप ये याद रख लेंगे कि ये जो धमनी है ये अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है ताकि वो हर ऑर्गन को जो है वो प्रॉपर अमाउंट में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, और उसे जो है वो हम कैपिलरीज कहते हैं। और फिर फर्दर यहां पर आकर जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा तो ये जो कैपिलरीज है वापस से जो है वो एकजुट होकर जो है वो शिरा का फॉर्मेशन यानी कि वेन का फॉर्मेशन कर लेती है। तो हमने क्या देखा कि धमनी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो हमारे पास कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है और फिर वहां से जो है वो उसका एक्सचेंज होता है और उसके बाद जो है वो शिरा का फॉर्मेशन कर लेता है। और शिरा यानी कि वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और ये शिरा जो है वो हार्ट तक जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा। फिर हार्ट से जो है वो लंग्स तक यानी कि फेफड़े तक जो है फुसफुस धमनी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेकर जाता है। तो ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी के थ्रू लंग्स से जो है वो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन लेके आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से जो है वो आर्टरी जो है वो लेकर जाएगा पूरे ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी में, और उसके बाद वो पार्ट जो है उससे जो है वो शिरा का फॉर्मेशन होगा जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा और फिर इस हार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फुसफुस धमनी के द्वारा जो है हमारे पास लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स से जो हम एयर इनटेक करेंगे तो लंग्स के अंदर जो है वो एल्वियोलाई होता है, यानी कि एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है जहां पर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है और फर्दर ये साइकिल जो है वो इसी तरीके से चलते रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब थोड़ा जो है वो हम अपने हार्ट का जो है वो ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए हृदय यानी कि हार्ट की स्टडी को जो है वो कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और हमारे बॉडी में जो हार्ट जो है उसे पंपिंग ऑर्गन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि एट द एंड हम देखेंगे कि हार्ट क्या काम कर रहा है, ये जो है वो ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। क्योंकि जब हार्ट जब पंप करता है, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, तो वो ऑल ओवर द बॉडी में जो है वो ब्लड को जो है वो पहुंचाता है, ठीक है। तो इसे जो है वो पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। रक्त द्वारा पदार्थ का परिवहन यानी कि, और उसी रक्त में जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उसे जो है वो बॉडी के दूसरे अंग यानी कि ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में जो है वो पहुंचाने का काम करता है हृदय, क्योंकि इसलिए इसे जो है वो पंपिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और ये हार्ट कहां पर सिचुएटेड है? तो ये हमारे वक्ष गुहा में सिचुएटेड है, वक्ष गुहा में प्रेजेंट होता है। और अगर इसकी बात करते हैं, देखिए हार्ट का जो है वो डायग्राम जो है वो एक्चुअली हार्ट को जो है वो हम डिफाइन करते हैं, देखिए इस तरीके से होता है हार्ट, ठीक है। ये हार्ट होता है, तो इसके लिए हम एक, ये हार्ट है और यहाँ पर जो है इसमें ये हार्ट है, और इसमें क्या होता है कि जो निचला सिरा जो है वो थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। तो बहुत ऐसा मिथ है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है पूरा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए लेफ्ट साइड में नहीं है, वो ठीक हमारे स्टर्नम के नीचे, स्टर्नम ये वाला जो स्टर्नम है, जो हमारी वक्ष गुहा है, यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे जो है वो हमारा हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड है। लेकिन रीजन ये है कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो हल्का लेफ्ट साइड झुका हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो हल्का लेफ्ट में है। तो यानी कि ये यहां नहीं, हल्का इस साइड में है, ठीक है, ये आप समझ गए। अच्छा, अगर इसके हार्ट की साइज की अगर बात करते हैं, तो इसका साइज जो है हमारे फिस्ट यानी कि हमारी मुट्ठी जितना है। अलग अलग इंसान का जो है वो, जैसे छोटे बच्चे की अगर मुट्ठी देखेंगे तो उसका साइज स्मॉल होगा, तो उस एक क्या बोलते हैं उसको, एक मेजरमेंट लिया गया है, मतलब एक हाइपोथेटिकल मेजरमेंट है कि बस वो उतना हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट में जो है वो 4 चेंबर होता है। ऊपर वाले को हम एट्रियम यानी कि आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल यानी कि निलय कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में जो है ना ये मस्कुलर, ये थोड़ा हार्ट टाइप का होता है। यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो, इसके वजह से जो है वो यहाँ पर मस्कुलर जो है वो चेंबर बना हुआ होता है। और ये वाला जो लाइनिंग जो बीच में जो सेप्टम होता है, ये थोड़ा सा हार्ड सेप्टम होता है, ठीक है। और याद रख लेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो मानव में जो है वो डबल सर्कुलेशन होता है, और डबल सर्कुलेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है। क्योंकि जो है वो हार्ट से जो है वो ऑक्सीजन आ रहा है और फिर जा रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो हार्ट में ही जो है वो वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कि यानी कि एक बार रक्त जो है वो जा रहा है, दूसरे बार वापस आ रहा है, इसलिए जो है उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो है वो अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, अब आगे जो है वो हम इसे एक्सक्रिएटरी सिस्टम देखेंगे, एक बेस बना लेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। तो चलिए आइए एक्सक्रिएटरी सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 7 के नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें जो है वो हम समझेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट के बारे में भी समझेंगे, और हम इसमें समझेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में जो है वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझेंगे। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के अंदर जो है वो डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पॉन्ज और हाइड्रा, देखिए इसमें कोई भी परिसंचरण तंत्र होता नहीं है, और इसमें जो परिसंचरण तंत्र जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है, यानी कि वाटर एक्सक्रिएटरी सिस्टम इसके अंदर होता है। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पानी में ये रहते हैं, यानी कि स्पॉन्ज और हाइड्रा जो है वो हम देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि ये जो पानी में रहते हैं वही जल जो है वो इनके शरीर में ऑक्सीजन और भोजन को लेकर जाता है, जिसमें रहेंगे, उसी के थ्रू जो है ऑक्सीजन और जो पानी जल जो है वो जिसके इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो इनके अंदर लेकर जाता है, आपूर्ति करता है, और जब बाहर निकलता है, और वही पानी जब बाहर निकलता है तो अपने साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट सब्सटेंस को जो है वो बाहर लेकर आ जाता है। तो इसमें जो है वो इतना ही हमें समझना है। स्पॉन्ज और हाइड्रा में वही जिस पानी में वो रहते हैं उसी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और उसी से जो ऑक्सीजन और पानी जो है उनके अंदर जाता है, और बाद में जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसी के थ्रू जो है बाहर आउट हो जाता है। तो इसमें उतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जंतुओं में उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन इन एनिमल।
हमारी कोशिकाएं अपने कार्य करती है। देखिए हमारी जो सेल्स है वो खुद एक फंक्शन परफॉर्म करती है, खुद जो है वो कार्य करती है। कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में नियुक्त होते हैं। अब जैसे कि कोई वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट होता है और वो वेस्ट पदार्थ जो है वो टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया की बात करते हैं, यूरिया की बात करते हैं, यूरिक एसिड की बात करते हैं, तो ये सब बॉडी में जब इसकी मात्रा को बढ़ता है तो वो हमारे बॉडी के लिए जो है हानिकारक है। और इसी टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जो विषाक्त पदार्थ होता है, इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया में को जो हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन क्या कहते हैं कि जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया है उसे जो है वो बाहर निकालते हैं, तो उसे जो है वो हम उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन प्रोसेस के अंदर जितने भी अंग भाग लेते हैं उसे जो है उससे मिलकर जो है वो उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो बनता है। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई निभाता है तो वो किडनी निभाता है। और आइए हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए किडनी जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे उत्सर्जन तंत्र को लेकर। और अगर किडनी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बीन शेप्ड यानी कि राजमे के आकार का होता है, जिसे हिंदी में हम वृक्क कहते हैं। और इसका कलर की बात करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है इसका? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अच्छा, इसके अगर हम साइज वगैरह की बात करते हैं तो साइज वगैरह में क्या होगा, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक के जो है वो इसका लेंथ होता है और 5 से 7 सेंटीमीटर तक के जो इसका विड्थ होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर तक जो है वो इसका थिकनेस होता है। ठीक है। अच्छा, इसी किडनी के अंदर की बात करते हैं तो इसमें जो है वो दो पोर्शन होता है। एक बाहर वाला पोर्शन होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और एक अंदर वाला पोर्शन होता है जिसे हम मेडुला कहते हैं। और जो उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में जो है वो अंदर वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम एक चीज और याद रख लेंगे कि जो हमारा जो किडनी है इसका फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो हमारी किडनी में होते हैं और इसी के थ्रू जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं और उसी से जो है वो यूरिन बनता है यानी कि मूत्र बनता है। अब इसमें और चीज एक बार समझ लेते हैं कि हमारा जो किडनी है इससे जो है ये जो हमारा मूत्रवाहिनी से जो है वो मूत्र जो आता है और ये मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में आकर जो है वो स्टोर होता है। और इस यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग को जो है वो हम यूरेथ्रल ओपनिंग यानी कि मूत्र रंध्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यूरिन के बारे में कुछ कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि यूरिन में जो है वो 95% जो है वो वाटर होता है और 2.5% जो है वो यूरिया होता है और 2.5% जिसमें अदर वेस्ट यानी कि अमोनिया वगैरह जो है वो होता है। अच्छा, एक नॉर्मल अगर किडनी की बात करते हैं तो 24 घंटे में एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में 24 घंटे में 1 से 2 लीटर तक का जो है वो मूत्र यानी कि जो यूरिन जो है वो फॉर्मेशन होता है। और यूरिन जो है वो फर्दर जो है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रोसेस के थ्रू जो है वो यूरेथ्रल ओपनिंग यानी कि मूत्र रंध्र से जो है वो बाहर की तरफ हो जाता है। अच्छा, आप एक बात याद रख लेंगे कि यहाँ पर जो है वो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर कौन से रिसेप्टर? स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और या रिलैक्स होता है तो उसके प्रोसेस में जो है वो हमारा जो है वो यूरिन जो है बाहर की तरफ फ्लो आउट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है जैसे इसी से रिलेटेड किडनी से रिलेटेड है कि डायलाइसिस जो है वो किडनी से रिलेटेड है। होता क्या है कि किडनी जो है वो हमारा जो है फंक्शन स्टॉप यानी कि उसका फंक्शन जो है वो करना बंद कर देता है। अब इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि किडनी के अंदर किडनी जो है वो फेलियर हो सकता है या किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उससे जो है वो किडनी फेलियर होता है और किडनी जो है वो काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही बॉडी में किडनी जो है वो काम करना बंद कर देगा तो वहां पर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे ब्लड में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके वजह से जो है वो हमें बहुत अलग अलग तरीके के जो है वो फेलियर देखने के लिए मिलते हैं। समटाइम्स जो है ये मल्टीपल फेलियर ऑर्गन का जो है वो प्रोसेस में आ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट ना हो ब्लड में, इसीलिए इसे फिल्टर करते हैं एक एक्सटर्नल मशीन के द्वारा जिसे हम डायलाइसिस कहते हैं। और डायलाइसिस को ही जो है वो हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत जैसे कि बॉडी में जितने तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को फिल्टर आउट करने के लिए काम करते हैं, ये मशीन में भी जो है वो उसी तरीके का जो है वो पदार्थ यानी कि सब्सटेंस होता है। और इसके बारे में हम जो है वो डीप स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट के बारे में कि प्लांट में जो है वो किस तरीके से जो है वो पदार्थ में जो है पादप में जो है वो परिवहन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए
जो हमारे पास जो सॉइल होता है उसमें पानी यानी कि जल और जो खनिज और लवण वगैरह होते हैं, तो वो जो है वो प्लांट जो है वो जड़ के थ्रू जो है वो उसे जो है वो एब्जॉर्ब करता है और फर्दर जो है वो आगे की तरफ अपने प्लांट में या स्टेम और फिर वहां से जो है वो ऊपर की तरफ लीफ वगैरह में प्रोसीड करवाता है। तो वही बताया गया है कि वाटर और मिनरल जो है वो सॉइल में रूट जो है उससे सॉइल से ले लेता है और वो ट्रांसपोर्ट करवा देता है कहां पर, लीफ पर। और लीफ में हम लोग ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण होता है जहां से जो है वो पादप अपना भोजन बना देता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लेंगे कि सभी जीव के लिए भोजन उनका ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, बिकॉज ऊर्जा जो है वो भोजन से ही आता है और ग्लूकोज का विखंडन होना ऊर्जा जब अब जैसे कि ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा, तो जो ग्लूकोज का विखंडन होगा उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ये एक पॉइंट समझ में आ गया। अब इसमें दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो ये रूट जो है हमारे पास, ये रूट में जो है वो रूट हेयर यानी कि मूल रोम होता है। रूट में देखिए ये जो है वो रूट है, ठीक है, ये रूट है। अब रूट में भी हम देखेंगे कि आगे के साइड छोटे छोटे जो है वो रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स होते हैं। और ये रूट हेयर क्यों होते हैं? जल और खनिज के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका सरफेस एरिया, क्या इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर देते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो जल और जो खनिज वगैरह जो है वो उसे एब्जॉर्ब किया जा सके। अब पादप के पास, अब ये एब्जॉर्ब तो हो गया, और पादप यानी कि प्लांट के पास पाइप जैसी वाहिनियां होती हैं, यानी कि इसमें जो है वो वेसल्स होते हैं। ठीक है, और वो वेसल्स जो है वो विशेष कोशिका से बने होते हैं जिसे हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। अच्छा, वास्कुलर टिश्यू जो हिंदी में कहते हैं संवहन ऊतक। अब हम बात करते हैं कि ऊतक क्या होता है। तो ऊतक जो है वो समूह होता है, किसका? वो कोशिका का समूह होता है जो एकाग्रता होके एक साथ होके जो है वो काम करना शुरू करता है, एक नया प्रोसेस जो है वो बनाता है, उसी को जो है वो हम टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर वास्कुलर टिश्यू होता है। अब ये फर्दर जो है वो वास्कुलर टिश्यू जो है वो दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं जाइलम और दूसरा वाला पार्ट को हम कहते हैं फ्लोएम। अब हम समझ लेते हैं कि ये जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। तो जाइलम जो है वो जल और खनिज यानी कि जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। ये जड़ से लेकर उसके लीफ तक के लेकर जाता है। और फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम जो है वो भोजन को जो है वो जड़ से लेकर जो है वो लीफ तक लेके जाने का काम करता है। अच्छा, जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो है वो एक कंटिन्यूअस नेटवर्क यानी कि एक जालनुमा स्ट्रक्चर जो है वो पूरे पादप में बिछाता है, जहां से जो है वो क्या रूट से पूरे लीफ को कनेक्ट करता है। यानी कि ये रूट है, रूट में जो हेयर है यहां से लेकर उसके पत्ती तक को है, वहां तक इसका जो है वो नेटवर्क फैला हुआ होता है, क्योंकि एट द एंड जो है वो पादप में जो है वो पत्ती द्वारा ही जो है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया जो है वो होता है। ठीक है। अच्छा, इसके एक प्रोसेस में एक और प्रोसेस एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं आपको। इसमें जो है वो ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस होता है। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? प्लांट जो है वो पानी को जो एब्जॉर्ब करेगा तो वो सारे जो वाटर जो है वो उसको सारे पानी को यूज नहीं करता है, सारे जल को, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जो है वो बाहर निकल इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये जो जल जो है, ये जो रूट में जल जो है वो किस तरीके से जाता है, तो याद रख लेंगे रूट में जो है वो सक्शन पंप लगा, सक्शन पंपिंग यानी कि सक्शन पुलिंग फोर्स होता है, उसके थ्रू जो है वो वाटर को जो है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशन के जो है वो ग्रेविटेशन के उल्टे में काम करना है, ये ऊपर की तरफ खींचना है, क्योंकि वाटर को तो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ खींच रहा है लेकिन इसको एंटी ग्रेविटेशन करना है। तो यहाँ पर जो है वो पुलिंग फोर्स के द्वारा जो है वो पानी को जो है वो खींचा जाता है। और बस यही एक सिंपल जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है पादप में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये सब लेक्चर के एमसीक्यू के वीडियो भी जो है वो इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, आप जरूर उसे जाकर देखें, क्योंकि थियोरी पढ़ना, इसे समझना एंड फिर उसके एमसीक्यू पर अप्लाई करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।